Hi there, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2 Cognitive, Social, Emotional and Moral Development. This is Unit 2 of Block 2 MPC 002 Lifespan Psychology. In this chapter, we are going to study about the various aspects of development in elementary school years, that means 6 to 12 years. This period is also called latency period. इस एज ग्रुप में किस तरह का डेवलपमेंट होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. इस 6 to 12 ईयर्स की एज को हम लेटेंसी पीरियड के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट हेडिंग जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी वो अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू फिगेट. जीन फिगेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और उन्होंने बहुत एज ग्रुप के हिसाब से बहुत सारे स्टेजेस बताए थे. सो ये 6 to 12 ईयर्स की एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मानी जाती है. इसमें अगर आप देखें तो जो बच्चा है उसमें क्रॉस मॉडल जोन्स बनना शुरू हो जाते हैं उसके ब्रेन में, यानी कि जो नर्व नेटवर्क्स हैं वो इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जिस वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएट कर पाता है. जैसे कि चाइल्ड ऑरेंज को उसके कलर से पहचानने लगेगा और उसके बाद आगे चल के वो उसकी स्मेल, फ्लेवर और स्पेलिंग को भी जानने लगेगा ऑरेंज वर्ड सुनते ही साथ. तो इस तरह की उसका थिंकिंग डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा. अगेन फिगेट थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कॉन्क्रीट ऑपरेशंस के बारे में, वो कहती है कि ये एक तो थर्ड स्टेज है, ये आपको पता ही है पहले से, और आप प्रीवियस चैप्टर्स में देखेंगे तो आपको वो पूरी लिस्ट भी दिख जाएगी जिस स्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगेन जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया है मैं उनको रिकॉल करा दूं, जहाँ पे भी पेन का ये स्टार का मार्क दिखता है दैट मीन्स दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इनकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो लॉजिकल होना शुरू हो जाती है रियल वर्ल्ड के बारे में. वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं हर एक चीज़ को जो रियल वर्ल्ड में हो रही है, वो कॉन्क्रीट लॉजिक बनाने लगते हैं अपने दिमाग में. सो इनके फ्लैक्सिबल मेंटल एक्शंस पॉसिबल हैं. इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये करना सीख जाते हैं, जैसे आइडेंटिटी, एडिशन, डिवीजन और क्लास इंक्लूजन, सीरिएशन, ये सारी चीज़ें ये करना शुरू कर देते हैं इस स्टेज में. एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट अभी भी इनके लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशंस पे ये आराम से काम कर पाते हैं. अगेन डिसेंट्रेशन के बारे में इन्होंने बताया है, यानी कि जो उनकी थिंकिंग है वो अलग अलग लेवल पे वो सोच पाते हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे. ये बहुत सारी चीज़ों को हायरार्कियल वे में अरेंज कर सकते हैं, एक डायमेंशन के अलावा कई डायमेंशंस में एक चीज़ को देख सकते हैं. जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि इन्होंने एक पिक्चर में 7 लोग थे, 7 में से 2 एडल्ट थे और 5 बच्चे थे. तो जिन ग्रुप्स ये जो 7 लोगों की जब पिक्चर दिखाई गई, किन किन को दिखाई गई, 4 इयर्स के कुछ बच्चों को दिखाई गई और कुछ 9 इयर्स के बच्चों को दिखाई गई. और उनसे पूछा गया कि इस पिक्चर में चिल्ड्रन ज़्यादा है या पीपल ज़्यादा है. तो जो 4 इयर्स का बच्चा था वो बोलता है कि इसमें ज़्यादा चिल्ड्रन है. क्योंकि 2 एडल्ट थे एंड 5 चिल्ड्रन थे, और पिक्चर में क्वेश्चन क्या किया गया था, आपको लोग ज़्यादा दिख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं. बच्चे ने बोला, 4 इयर्स के बच्चे ने, कि चिल्ड्रन ज़्यादा दिख रहे हैं, और 9 इयर्स के बच्चों ने कहा कि मोर पीपल, यानी पीपल के अंदर तो सब लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं. ये जो 9 साल के बच्चे की थिंकिंग है इसको हम कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं. और जो 4 साल के बच्चों की थिंकिंग है, जो चिल्ड्रन देख रहे थे बट पीपल पे कंसीडर नहीं किया, उन्होंने उन पीपल को एडल्ट समझा, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे आती है. इस तरह से इन्होंने इस एग्जाम्पल से समझाई है ये बात. आगे अगर हम देखें, कंजर्वेशन टॉक के बारे में बात कर रहे हैं ये, यानी कि अपनी नॉलेज को रिटेन रखना, किसी चीज़ को कॉन्क्रीट ऑपरेशंस को समझना, उसको बेस को क्लियर रखना. जैसे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें आप बुद्धू नहीं बना सकते नंबर, वॉल्यूम, मास के ऊपर या फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर. ये आराम से अगर आप क्ले की बॉल लेते हैं और उसको चपटा कर देते हैं तो वो ये
इस पे श्योर रहेगा कि दोनों बॉल और जो फ्लैट आपने कर दिया उसको, दोनों का वेट सेम रहेगा। सो ये बच्चा सीखना शुरू हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगेन अगर आप चाइल्ड के बारे में और देखेंगे तो वो 6 to 7 की एज में नंबर्स के बारे में समझना शुरू कर देता है, काउंट करके बता सकता है, अगर किसी को फैला के रख दे या पास में रख दे वैसा। मास और लेंथ को 7 to 8 ईयर्स की एज में समझने लगता है, वेट के कंसेप्ट को 9 to 10 ईयर्स की एज में, एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट को 15 to 14-15 की एज में समझना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है, इन हेल्डर एंड फिगेट इन्होंने 4 ऐसी कंसेप्ट्स बताए थे जो इनके क्लियर हो गए होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी, रिवर्सिबिलिटी, रेसिप्रोकेसिटी। सो आइडेंटिटी का नोशन ये है कि एक ही चीज़ में अगर सेम चीज़ ऐड या डिलीट की जाए तो वो सेम ही रहती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ को गोले से आप चपटा कर दें, चपटे से फिर गोला कर दें तो वो वापस अपने फॉर्म में आ सकती है। रेसिप्रोकेसिटी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को आपने फ्लैट किया है और उसके बाद वो फ्लैट करने से पतली हो जाती है, लेकिन जब वो गोल थी तो वो मोटी थी। तो ये रेसिप्रोकेसिटी है, मतलब एक चीज़ में अगर आप कम करेंगे तो दूसरी तरह से वो बढ़ जाएगी। सो वॉल्यूम का कंसेप्ट बेसिकली इन्होंने यहाँ टेबल दी है जिससे बहुत अच्छे से समझाया है डायमेंशन नंबर्स के बारे में। जैसे कि ये है, इसमें इन्होंने 6 to 7 ईयर्स के एज के बच्चे के बारे में बात की है, और पहले ये डॉट्स इस तरह से रखे हैं और फिर उनको इस तरह एक लेवल तो एक रो तो ऐसी रहने दी, दूसरी को एक्सटेंड करके रख दिया, और उनसे पूछा गया कि विच लाइन हैज़ मोर मार्बल्स। तो जो प्री कंजर्वेटिव चाइल्ड है, यानी 4 साल की उम्र का बच्चा है, वो क्या बोलेगा कि ये नीचे वाली लाइन में ज़्यादा है, जबकि जो कंजर्विंग चाइल्ड होगा वो क्या बोलेगा, सेम है काउंट। और अगेन सब्सटेंस के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ऐसे थे क्ले के बने हुए मेलिएबल सब्सटेंस के बारे में बात किया। मेलिएबल मतलब जिसको कूट के हम शीट में चेंज कर सकते हैं, ऐसी चीज़। इसको अगर हमने दूसरी शेप दे दी है खींच के और हमसे पूछा है कि 2 पीसीज में सेम अमाउंट क्ले का है, तो प्री कंजर्विंग चाइल्ड बोलेगा नहीं और कंजर्विंग चाइल्ड बोलेगा यस। तो ये 7 to 8 ईयर्स की एज में बच्चे को आ जाना चाहिए। अगेन लेंथ की बात करें तो ये दोनों की लेंथ दोनों स्टिक्स की सेम है, लेकिन एक को हमने थोड़ा आगे करके रख दिया। फिर हमने पूछा कि ये कौन सी लंबी है, तो प्री कन्वेंशनल इसको लंबा बोलेगा और दूसरे वाले को छोटा बोलेगा, और जो कंजर्विंग चाइल्ड है वो दोनों को सेम बोलेगा। तो ये 7 to 8 ईयर्स की एज में हमें पता चलेगा। ऐसी एरिया के बारे में इन्होंने यहाँ नीचे वाले में जो बॉक्सेस हैं उन्हें तोड़ के इस तरह से रख दिया। अब इनसे ये पूछा गया है कि ये जो 2 कार्डबोर्ड्स हैं उनमें सेम अमाउंट की खाली स्पेस है, तो प्री कंजर्विंग अगेन नहीं बोलेगा और कंजर्विंग यस बोलेगा। ये 8 to 9 ईयर्स की एज में बच्चा नॉर्मली कर पाता है, सॉल्व कर पाएगा। वेट की बात करें तो देखिए इसको यहाँ लिटा के रखा और यहाँ खड़ा करके रख दिया गया है, और फिर पूछा गया तो प्री कंजर्विंग इसमें बोलेगा कि इसमें ज़्यादा वेट होगा खड़े वाले में, और जो कंजर्विंग बोलेगा कि दोनों में सेम वेट होगा। यह 9 to 10 ईयर्स का बच्चा बता सकता है। फिर अगेन वॉल्यूम में दोनों में सेम शेप की बॉल्स डाली हुई हैं, और एक में बड़ी ओवल है और एक में राउंड डाली हुई है। फिर सेम क्वेश्चन कि दोनों में से किस में पानी ज़्यादा है, किस में सेम पानी जो क्ले है, क्ले के पीस जो है वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। सो प्री कंजर्विंग बोलेगा नहीं कर पा रहे हैं, एंड कंजर्विंग बोलेगा कर पा रहे हैं। तो ये 14-15 की एज में पता चल जाएगा। सो ये हमें एक बेसिक कंसेप्ट बताए किस एज में क्या बच्चे क्या क्या कर पाते हैं। फिर ईगो सेंट्रिसिज्म के बारे में बात करें तो जो प्री स्कूल का चाइल्ड होता है वो दूसरे का व्यू पॉइंट को समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है जो वो सोच रहा है वही सच है, एंड उसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है दूसरों के बात को समझने में, और उसको दूसरों की बात को कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाता। प्री स्कूल ईगो सेंट्रिसिज्म जो है वो रिप्लेस हो जाती है स्कूल ईयर्स में, और जो वो परमिट करने लगता है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिविटी स्कूल का बच्चा। तो वो अगर आप उसके सामने कोई बात कहते हैं तो वो सुनता है, वो मानता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। उनकी वे ऑफ थिंकिंग उनकी चेंज होने लगती है, और वो सिचुएशन को अप्रिशिएट करने लगता है। फिगेट ने
एक 3 माउंटेन टास्क के बारे में बात किया है। 3 माउंटेन टास्क में इन्होंने ये किया है कि जो डॉल है उसके लेफ्ट, राइट और फ्रंट में सब्सटेंस कैसे दिखाई देगा उसको चेक कर रहे हैं, और इससे हम ये पर्सपेक्टिव चेक कर सकते हैं कि बच्चा कितने एक्यूरेटली आंसर सही देता है और कितना कॉन्ट्राडिक्शन में रेस्पॉन्ड करता है। अब है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की अगर आप बात करें तो जो स्कूल एज का चाइल्ड होता है उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है इंडक्टिव रीजनिंग की। इंडक्शन इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करके जनरल प्रिंसिपल को यूज करके रीजनिंग करना, यानी कि कोई चीज़ को समझ के रूल्स और ऑपरेशंस को अप्लाई करके आंसर देना, उसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। सो ये 8th ग्रेड का बच्चा आराम से कर सकता है, बट 3rd एंड 5th ग्रेड के बच्चों में ये एबिलिटी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई होती है। नाउ कमिंग टू कंसेप्ट फॉर्मेशन। इन कंसेप्ट फॉर्मेशन वी वुड सी नंबर्स को, जैसे 6 से 7 साल के बच्चे 6 से 7 साल के बच्चों में अगर आप देखें तो इनमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कंप्लीट हो गया होता है, यानी कि उनको ये समझ में आ गया होता है 5+1 भी 6 ही देगा हमें, 9 में से 3 माइनस करके भी 6 ही देगा। तो स्कूल एज चिल्ड्रन जो होते हैं वो ये वाला कंसेप्ट समझ गए होते हैं। टाइम की बात करें तो 8 साल तक के बच्चा टाइम को अच्छे से अप्रोप्रिएटली समझ नहीं पाता, यानी मिनट, आवर्स, ईयर्स इसको क्लियर नहीं होता, लेकिन 8 साल के बाद इनमें ये अंडरस्टैंडिंग आ गई होती है टाइम की, और ये क्लासिफाई कर सकते हैं पास्ट, फ्यूचर, इवेंट्स इनको। स्पेशल ऑपरेशन की बात करें तो इनको डिफ़िकल्टी होती है डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने की। अगर उनसे पूछो कि कितनी दूर है घर या कितना, तो वो आइडिया नहीं लगा पाएगा। जो एबिलिटी है इनके नेविगेशन की वो इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें स्पेशल सेंस बहुत जल्दी से वो खो देते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स जगह या अनफेमिलियर जगहें ज़्यादा इजीली समझ नहीं आती। 10 साल का जो बच्चा होता है उसे ट्रबल होगा कॉग्निटिव मैप बनाने में एनवायरमेंटल स्पेस का। जैसे हम रास्ते याद कर लेते हैं, 10 साल तक के बच्चे नहीं कर पाते। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये क्लासीफाई कर सकते हैं क्लास में क्या डाल, एक कैटेगराइजेशन या हेरारकी बना सकते हैं आइडेंटिटीज़ को लेकर, सिमिलर आइडेंटिटीज़ को लेकर। और ये मल्टीप्लिकेशन का भी समझ लेते हैं 6-7 साल के बच्चे। सीरिएशन की बात करें तो किसी चीज़ को सीक्वेंस में या ऑर्डर में रखना वो सीरिएशन होता है, तो ये सीरिएशन भी कर पाते हैं। नाउ कमिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, जैसे कि अटेंशन। इनकी अटेंशन कैसी होती है, तो इनकी जो अटेंशन है एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे स्कूल ईयर्स में ज़्यादा अच्छी हो जाती है, 11-12 साल के बाद ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो करते हैं अटेंशन में। इनका हाई अटेंशन, जो ऐसे टॉपिक्स जिनमें इनका इंटरेस्ट है उन टॉपिक्स को ये आराम से याद रख लेते हैं, चाहे उनको ज़्यादा जोर दे के ना बोला गया हो तब भी। और जो नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप जोर दे के बोलेंगे तो भी वो याद नहीं रख पाएंगे। रिगार्डिंग परसेप्शन, वो किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, कैसे उसको समझते हैं, तो ये इनके हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है। और ये 10-11 साल के बच्चों में ये देखा जा सकता है। अगर हम आगे इसी चीज़ को देखें तो जो ओल्डर बच्चे होते हैं 11-12 साल तक के, वो विजुअल एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं, विजुअली किसी चीज़ को समझ पाते हैं। जो बच्चा 6-7 साल का है वो क्विकली और रैंडमली फिगर को देखता है, वो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखता है। मेमोरी कैपेसिटी की बात करें, मेमोरी स्टोरेज की बात करें, ये बहुत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं अपने मेमोरी में, मेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मटेरियल्स को। मेमोरी जो होती है ये इम्प्रूव होने लगती है ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग से, यानी कि जैसे अगर हम फ्रूट्स उन्हें सिखाते हैं एंड फ्रूट्स के जितने एग्जाम्पल है वो सिखा देते हैं तो ये जल्दी सीख जाएंगे। और अगर ये कैटेगराइजिंग नहीं कराएंगे तो इनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ थोड़ी स्लो ही रहेंगी। सो जो बच्चे इस तरह से कैटेगराइज करके पढ़ते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। सो एलैबोरेशन एक स्ट्रेटजी है जो इम्प्रूव करती है इनकी मेमोरी को।
इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करके। तो कोई भी चीज़ को अगर हम विजुअल इमेज के थ्रू बताएं या किसी स्टोरी से रिलेट करके बताएं तो ये बहुत आसानी से सीख जाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो 6 से 12 साल का जो बच्चा है वो अपनी रीडिंग एक्सपेंड करना शुरू कर देता है और वर्ड्स को और उनके मीनिंग को समझना शुरू कर देता है। बच्चों को अगर वर्ड्स को रिलेट करके पढ़ाया जाए तो वो जल्दी सीखते हैं। कॉमन वर्ड के स्ट्रक्चर्स, एक्सटेंसिव वोकेबलरीज, ये सब ट्रेनिंग से अच्छी की जा सकती हैं। तो जो बच्चे बुक रीडिंग करते हैं वो उनकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो 6 से 7 साल का जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन से या कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन से, या फिर उसको कुछ वर्ड्स इकट्ठे दे दें तो वो उसका मीनिंग नहीं ठीक से निकाल पाता है। तो ये दिक्कत 6 से 7 साल के बच्चे में आती है। अगर हम आगे देखें तो इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि जिन बच्चों को लैंग्वेज नहीं समझ आती वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। अगर दूसरे से वो अपने कन्फ्यूजन पूछते हैं, दूसरे को प्रेशराइज करते कि हमें ये समझा दो, ये वाली चीज़ें भी हम उनमें देख सकते हैं। और लिसनर्स जो होते हैं, जो भी उनकी बात सुन रहा है, वो उनके लिए बहुत सेंसिटिवनेस शो करते हैं और कम्युनिकेशन की नीड को एक्सप्रेस भी करते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सोशल डेवलपमेंट। इससे पहले मैं बता दूं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्टार है, यानी कि ये आ चुका है एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में, और आगे भी आ सकता है। नाउ कमिंग टू सोशल डेवलपमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट इसका सब सेक्शन है रिलेशंस विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। अगर आप देखें तो ये जो बच्चे हैं स्कूल ईयर्स में, ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और कम टाइम अपनी फैमिलीज़ के साथ। इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स होते हैं या फिर कोई ऐसा एडल्ट जो इनके फैमिली का मेंबर ना हो, उन पे ये ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। और पेरेंट्स के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम होता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि हम रिस्ट्रिक्ट करें उसको या प्रोटेक्ट करें, क्या करें। सो ये इशू बन जाता है। और बच्चों में जो भी फेलियर आता है वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, उनको हमेशा टॉन्ट करते रहते हैं, तो ये बच्चे का सेल्फ एस्टीम को डाउन कर देती है चीज़। सो अगर पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को लेते हैं बच्चे की, तो बच्चे में सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है, बच्चे का सेल्फ एस्टीम ग्रो होता है और वो किसी भी फेल्योर से ओवर पावर हो जाता है बहुत आसानी से और अपने आप को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखता है। एंड वैसे वर्सा, यानी उल्टा हो तो उल्टा बच्चा अपने आप को डाउन समझता है, लो समझता है। स्कूल एज जो बच्चों की होती है वो उस एज में हमें उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए, बाहर की भी और घर की भी। जब हम उन्हें काम देते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके स्किल्स बढ़ते हैं और वो ये चीज़ें अपनी डेली लाइफ में भी अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। सो हमें इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और टास्क देना चाहिए और इससे वो आगे चल के नर्चरिंग और हेल्पफुल बनते हैं, मैच्योर बनते हैं। अगेन वैल्यू डेवलपमेंट की बात करें तो ये पेरेंट्स का जो बिहेवियर है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस एज में। अगर ये मिडिल ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं और वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढते हैं। तो जो पेरेंट्स का अगर सपोर्ट रहता है तो ये प्रोटेक्टिव भी फील करते हैं, दो उनको लगता है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्टिव फील करते हैं। और पीर ग्रुप में को अगर इनके पास ऑप्शन है कि हम किसका साथ दें, पेरेंट्स के वैल्यूज़ की, मॉरल वैल्यूज़ का साथ दें या पीर ग्रुप का साथ दें, तो ये पीर ग्रुप का साथ देंगे। पीर ग्रुप मतलब सेम एज ग्रुप के जो बच्चे, उनका गैंग है वो। सो ये चेंज नहीं करना चाहते, जल्दी से चेंज नहीं होना चाहते किसी भी चीज़ को लेकर। स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और इतने मैच्योर हो गए होते हैं कि ये रीजनिंग कर सकते किसी भी चीज़ की और बिहेवियर पे भी अपना एक्ट कर सकते हैं।
अगर ये लेकिन जनरली कंप्लेंट तो करते हैं कि इनको रिस्ट्रिक्शंस दी जा रही हैं ये सब, सो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स को छोड़ना नहीं है इनको कभी भी कि चलो खुद से कर लेगा, ऐसा नहीं, उन पे थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी। और इनके इमोशनल आउटबर्स्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो मदर्स हैं वो ज़्यादा प्रिफर्ड कंपेनियन होती है इस एज में, मदर से ज़्यादा स्किल ये शेयर करना चाहते हैं अपनी सारी चीज़ें। फादर से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको असर्टिवनेस मिले और इंडिपेंडेंस मिले, और मदर ट्रेन करें उन्हें इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए। जो सिबलिंग से रिलेशनशिप है इनकी बहुत अच्छी होती है, ये एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं और ये सोशल स्किल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके प्रैक्टिस करते हैं। और यंगर जो भाई बहन होते हैं वो बड़ों को कॉपी करते हैं। अगेन कमिंग टू पीर ग्रुप इज अगेन हैविंग स्टार, दैट मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीर ग्रुप सेम एज सेम सेक्स के ग्रुप को हम पीर ग्रुप को का यानी कि लड़कों का गैंग हो गया, लड़कियों का गैंग हो गया, लाइक दैट। और ये जो गैंग बनता है ये एक स्टेटस हायरार्की माना जाता है। जो एक जैसे बच्चे हैं वो एक जैसे ही ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि 5th और 6th ग्रेड के बच्चों के बारे में बताया है कि इनका जो ग्रुप होता है बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मलाइज्ड होता है, बहुत एक्सक्लूसिव और कोहेसिव होता है, मतलब बहुत मिलजुल के रहते हैं ये, और हर किसी को ऐड नहीं करते अपने ग्रुप में। उनके जैसे जो होंगे उन्हीं को ये ऐड करेंगे। और जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं सोशल नॉर्म्स, जैसे कि ये कर्टसी, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये इनके ग्रुप के रूल्स होते हैं। जो लड़कियां हैं अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये कोऑपरेशन से सुलझाती हैं, और लड़कों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये कंपटीशन से सुलझाते हैं। पीर ग्रुप जो होते हैं ये सोशलाइजेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं और ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ की, और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, एक दूसरे के रोल मॉडल भी बन जाते हैं कभी कभी। सो रीइंफोर्समेंट और मॉडलिंग इनके बिहेवियर को चेंज करने वाली बहुत बड़ी चीज़ होती है। कन्फर्मिटी मतलब जो एक रूल बना है ग्रुप का उसको फॉलो करना और उसी के अकॉर्डिंगली काम करना इज कन्फर्मिटी। तो ये एक ग्रुप को कंफर्म करते हैं अपने जो उनका जो अपने मॉरल रीजनिंग से वो अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा दिखाना चाहते हैं, सो दैट वो एज अ रोल मॉडल भी बन सके अपने ग्रुप की। सो इनमें सोशलाइजिंग एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं इस एज में। नाउ कमिंग टू आगे के टॉपिक्स, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पीर एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है। सो अगर आप देखें कि पीर रेटिंग और पीर नॉमिनेशंस, पीर एक्सेप्टेंस, पीर रिजेक्शन, ये कैसे एसेस किए गए थे, ये 2 मेथड से एसेस किए गए थे, पीर रेटिंग और पीर नॉमिनेशन से। ये किन्होंने किए थे? लिफ्रैंकोइस ने किए थे। और यहाँ पे गॉटमैन जो 1977 में इन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किया था और 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बताई थी बच्चों की। ये 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज क्या क्या हैं? इन्होंने बताया था सोशियोमेट्रिक स्टार। सोशियोमेट्रिक स्टार होता है जो इक्वली सब लाइक करते हैं जिसे। मिक्सर्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं पीर्स से और कुछ उन्हें लाइक करते हैं एंड कुछ नहीं करते। टीचर्स निगेटिव वो होते हैं जिनका हमेशा टीचर से झगड़ा ही चलता रहता है, टीचर उनसे परेशानी रहती है। कुछ उन्हें लाइक करते हैं, बाकी के लोग नहीं करते हैं। टर्न्ड आउट वो कैटेगरी है जो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, कोई भी एक्टिविटी चल रही है उनका कोई मतलब नहीं है और इग्नोर करते हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं रिजेक्शन से ज़्यादा। सोशियोमेट्रिक रिजेक्शन में ये ना केवल डिसलाइक किए जाते हैं बल्कि एक्टिवली रिजेक्ट कर देते हैं हर कोई इनको। ये वो लोग हैं, इनको उनकी विड्रॉन या सोशली इनकम्पिटेंस की वजह से उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, यानी कि इनको इस कैटेगरी को बोलते हैं विड्रॉन रिजेक्टेड या ओवरली एग्रेसिव रिजेक्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरली एग्रेसिव होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले बच्चे, लाइक दैट। सो ये 5 कैटेगरीज थी जो गॉटमैन ने दी थी 1977 में, 5 कैटेगरी के बच्चे। नाउ आगे अगर हम देखें तो सलमान ने 1980 में एक डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन बताया था चाइल्ड फ्रेंडशिप के ऊपर, बच्चे किस तरह के दोस्त बनाते हैं किस एज ग्रुप में। सो पहला एज ग्रुप है प्लेमेट्स, जो 3 साल से 7 साल के बच्चों के बीच का होता है। ये जो फ्रेंड्स होते हैं, ये जिनके साथ वो खेलते हैं वही
उनका गैंग होता है। फिर सेकंड ग्रुप है असिस्टेंट्स, जो 4 से लेकर 9 ईयर्स के बच्चे बनाते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं उनका गैंग बन जाता है। थर्ड है कोऑपरेटर्स, जो 6 to 12 ईयर्स की एज में देखेंगे। ये फ्रेंड्स वो होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं, शेयर करते हैं गोल्स को, प्रोसीजर्स एंड कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक दूसरे के लिए। फोर्थ ग्रुप है जो 9 से 15 साल की एज में होते हैं, इंटीमेट्स एंड म्यूचुअल सपोर्टर्स। ये फ्रेंड्स जो होते हैं इनके गोल वैल्यूज तो शेयर करते ही हैं, इंटीमेसी और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है जो एक डिसएग्रीमेंट में सरवाइव कर जाती है इनकी। कभी जब लड़ाई झगड़ा हो तो भी ये दूर नहीं होते एक दूसरे से। नेक्स्ट फिफ्थ ग्रुप है डिपेंडेंट बट ऑटोनॉमस, जो 12 साल या उससे ज़्यादा का होते हैं। ये एडल्ट जो होते हैं ये एक दूसरे को समझते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है फ्रेंड्स के बीच में, एक दूसरे से एक दूसरे की नीड्स को मेंटेन करते हैं और इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस को भी वो मेंटेन करते हैं और एक दूसरे के रिलेशनशिप में को कल्टीवेट करते हैं। सोशल कॉग्निशन की बात करें तो सोशल कॉग्निशन का मतलब होता है नॉलेज ऑफ इमोशंस, कैसा इमोशंस के बारे में क्या समझते हैं ये। अगर आप देखें तो इसमें फीलिंग्स, मोटिव्स, इंटेंशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सलमान 1980 में सलमान ने फिर से बताया था कि किस किस एज ग्रुप के लोग के बच्चे किस किस तरह का अपना सोशल कॉग्निशन रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ईगो सेंट्रिक, 3 से 7 साल के बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। ये मानते हैं कि बस इन्हीं का पर्सपेक्टिव है और किसी का नहीं है, और लोगों को वही सोचना चाहिए जो उस सिचुएशन में वो सोच रहे हैं। सेकंड जो है 4 to 9 ईयर्स का एज है, जो सोशल इन्फॉर्मेशनल होता है सोशल कॉग्निशन, यानी कि दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू है और वो भी जैसे वो सोच रहा है वैसे ही वो भी सोचेंगे, लेकिन वो समझते हैं कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन वो समझना नहीं चाहते, अंडरस्टैंड नहीं करते। वो जानते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। इसमें ये जानते ही नहीं है, ये सिर्फ अपना ही जानते। नाउ थर्ड जो है वो है सेल्फ रिफ्लेक्टिव, 6 to 12। ये दूसरे के व्यू को समझना शुरू हो जाते हैं और ये मानते हैं कि दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और लेकिन वो ये मानते हैं कि मैं अपना देखूं तुम अपना देखो, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। फोर्थ है म्यूचुअल, 10 to 12 ईयर्स। ये पर्सपेक्टिव स्विच कर सकते हैं, यानी कि अब ये दूसरे का देख पा रहे हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव, और अपना भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फिफ्थ है सोशल एंड कन्वेंशनल, 12 ईयर्स एंड एडल्टहुड। ये एनालाइज कर पाते हैं पर्सपेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में, यानी हर एक तरीके से सोच पाते हैं। नाउ कमिंग टू सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम होता है सेल्फ वर्थ, यानी कि सेल्फ अप्रेजल जिसे कहते हैं। तो सेल्फ वर्थ जो होता है वो डिफरेंस करता है मैं क्या हूँ और मैं क्या चाहता हूँ खुद के साथ वाली बात। तो स्कूल एज चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपनी वर्थ को एनालाइज करते हैं 5 एरियाज पे। स्कॉलिस्टिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगा। एथलेटिक्स में अच्छे हैं तो हाई हो जाएगा। फिजिकल अपीयरेंस में अच्छे हैं तो हाई हो जाएगा। सोशल एक्सेप्टेंस, लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, टीचर्स लाइक करती हैं, लोग लाइक करते हैं, तो उसका अप हो जाता है। एंड मोरालिटी, कि वो कितने आइडियोलॉजिस्ट हैं, कितना मॉरल को लेकर चलते हैं। ये चीज़ें उनकी सेल्फ एस्टीम को हाई करते हैं। तो जिनका सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ हाई होता है वो खुश रहते हैं, और जिनका सेल्फ वर्थ लो होता है वो सैड और डिप्रेस लगेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में अगेन आप देखें यहाँ पे फिगर्स आइडिया अबाउट मॉरल डेवलपमेंट, इसमें स्टार है, यानी ये एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ है। फिगेट ने बताया कि बच्चे जब इस न्यू स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में एंटर होते हैं तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशंस की स्टेज होती है 6 to 7 ईयर्स की, और इसको हेट्रोनॉमस मोरालिटी और मॉरल रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। हेट्रोनॉमस मीन्स अंडर आउटसाइड अथॉरिटी, बाहर की अथॉरिटी। तो इनको ये लगता है कि जो रूल्स इन्हें दिए गए हैं वो अनचेंजेबल हैं, एब्सोल्यूट हैं, और इम्पोज जबरदस्ती लगाए गए हैं बाहर की अथॉरिटी से। तो ईगो सेंट्रिसिज्म जो यंग बच्चों का होता है वो 3 बिलीव्स उनके अंदर डाल देता है। फर्स्ट, इमिनेंट जस्टिस। इमिनेंट जस्टिस मतलब रॉन्ग डूइंग इनवेरिएबली लीड टू पनिशमेंट, मतलब अगर आपने गलत किया है तो आपको 100% पनिशमेंट मिलेगी।
ऑब्जेक्टिव कंसिक्वेंसेस, यानी कि मोरालिटी ऑफ एन एक्ट इज जज्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंसिक्वेंसेस, यानी अगर आपका किसी वजह से आपको चोट लग गई तो ज़रूर गलत ही किया होगा इसीलिए चोट लगी है। सो उनका जो कंसिक्वेंसेस है उससे वो मोरालिटी को जज करते हैं, नॉट द ऑब्जेक्टिव इंटेंशन ऑफ द पर्सन्स। वो ये नहीं देखते कि बंदे की इंटेंशन क्या थी जब वो कर रहा था और उसको चोट आ गई। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है वो बिलीव करते हैं एक सर्कमस्टांस में एक ही करेक्ट मॉरल कंक्लूजन हो सकता है और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। जो स्टेजेस है ऑटोनॉमस मोरालिटी की या मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन की, वो इन्होंने बताई हुई है। जैसे कि ये जो न्यू एज है वो 10 साल की एज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड है वो लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है 9-10 की एज में, और वो रियलाइज करता है कि जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है। सो इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और पर्सनल डिसीजंस हम रूल ओबे करके ले सकते हैं। मॉरल अथॉरिटी जो होती है एडल्ट्स की, वो रिप्लेस हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो जैसे तैसे रूल्स को इधर उधर करवा ही लेते हैं। इस स्टेज में ये मानते हैं कि अगर हमने रूल ब्रेक किया है तो कुछ गलत नहीं किया, और जो मोटिव्स हैं या रूल्स हैं या स्पेसिफिक सिचुएशन है उन सबको कंसीडर करके ये जजमेंट लेते हैं और लेना चाहिए, इस पे बिलीव करते हैं। प्रेज और पनिशमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए नॉन आर्बिट्रेरीली, इवन हैंडेड वे में। मतलब अच्छा किया है तो गिफ्ट दो, गलत अगर पनिशमेंट दे रहे हो तो गिफ्ट भी देना ही पड़ेगा, लाइक दैट। सो ऐसा नहीं कर सकते कि पनिशमेंट तो दे रहे हो लेकिन गिफ्ट नहीं दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और ये जो बच्चे होते हैं इस स्टेज में अंडरस्टैंड कर देते हैं सेम बिहेवियर। ये जो स्टेज होती है इसमें ये बच्चे ना ये मानते हैं कि अलग अलग रेस्पॉन्सेज हो सकते हैं अलग अलग लोगों के एक ही कंडीशन में। नाउ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने एक स्टोरी सुनाई। कोलबर्ग का तो क्या इन्होंने इनका एक डिलेमा था, बेस्ट नोन डिलेमास इन्वॉल्व्ड अ मैन हैविंग हिंज। जो इन्होंने स्टोरी बनाई है उसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम है हिंज। जो हिंज है इसमें बताया कि इसकी जो वाइफ है उसको कैंसर जैसी कोई बीमारी है, और अब ये इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों से, एडल्ट से भी और एडोलेसेंट से भी और बच्चों से भी ये पूछा कि इसमें आप क्या करेंगे, और मोरालिटी के ऊपर काम किया। मतलब उन्होंने जो भी आंसर दिया, मैं अभी स्टोरी बताऊंगी बट इन्होंने स्टडी क्या की वो मैं बताना चाह रही हूँ। उन्होंने ये तो पूछा कि क्या सही है, लेकिन क्यों वो सही है ये क्वेश्चंस किए, और क्यों वो सही है उसके बेसिस पे उन्होंने फिर ये 3 लेवल बताए। स्टोरी ऐसी थी कि हिंज की वाइफ को कैंसर जैसी कोई बीमारी हो जाती है एंड उसका ट्रीटमेंट जो है वो एक रेडियम नाम की ड्रग से ही पॉसिबल है। सो एक जो बंदा जिसने ये ड्रग ढूंढा था वो उससे जितना भी कॉस्ट आता था उस ड्रग को बनाने में उसका 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट लगा के बेचता था। सो अगर उसका जो पैसा लगा है रेडियम बनाने में वो $200 लगा है, तो वो $2000 की कॉस्ट रखता था स्मॉल डोज की। तो जब ये हिंज इससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये ड्रग दे दो, मेरी वाइफ बीमार है, तो कहता है नहीं पूरे पैसे दोगे तभी दूंगा। सो वो किसी तरह लोगों से मांग के $1000 कलेक्ट कर लेता है, और जब वो कॉस्ट उसको बोलता है कि मेरे पास इतने हुए हैं, आगे जाके मैं तुम्हें चुकाता रहूँगा लेकिन अभी दवाई दे दो, तो ये बंदा उसको तभी भी दवाई नहीं देता है। सो अब क्वेश्चन वॉज कि ये अब इसको क्या करना चाहिए, क्या उसको ये रेडियम चुरा लेना चाहिए या मॉरली नहीं कुछ चुराना नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन इन 3 कैटेगरी के लोगों से पूछा, बच्चों से और एडोलेसेंट से और एडल्ट से, तो उन्होंने 3 लेवल बताए, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस थे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में पनिशमेंट एंड स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल। तो पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। देन कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 3 एंड स्टेज 4 थी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, एंड स्टेज 4 सिस्टम मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में ये लेवल वो है जो माइंड के
थिंकिंग प्रोसेस के लेवल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. सोशल कंट्रास्ट सिचुएशन एंड स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन. सो इन्होंने इसको ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया, बस इतना सा बताकर छोड़ दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है बुक में. सो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ज़्यादा तो यू कैन गो थ्रू गूगल एंड पुट दीज टॉपिक्स एंड यू विल गेट दी आंसर्स. सो मॉरल रीजनिंग जो होती है प्री स्कूल चिल्ड्रन में, वो इन्फ्लुएंस होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के बेसिस पे अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ये उन्होंने कंक्लूजन बताया. सो आगे अगर हम पढ़ें तो कोलबर्ग ने ये मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग जो था ये बोला. आगे अगर हम देखें तो मॉरल जजमेंट एंड मॉरल बिहेवियर के बारे में बात किया है इन्होंने. 9 to 11 ईयर्स ओल्ड जो बच्चा है वो क्विक होता है एक्सक्यूजेस फाइंड करने के लिए, जो भी उन्होंने रूल तोड़ा है उसके. और जो मॉरल डिलेमास हैं वो इन्वॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स एंड मोटिव्स को पूरा करने के लिए. तो ये जो भी डिलेमास हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं. और किस किस चीज़ को यूज़ करके सॉल्व करते हैं? मोटिव्स, लॉ ऑफ कल्चर, मोरालिटी ऑफ पीयर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, गाइडलाइंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट. इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ये अपने डिलेमास को रिजॉल्व करते हैं. जो 3rd 4th ग्रेडर्स होते हैं वो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते. मॉरल डिसीजंस जो होते हैं ये प्रैक्टिस से आते हैं और मैच्योरिटी से आते हैं. और जनरलाइज मॉरल प्रिंसिपल्स को ये अपनी पूरी लाइफ में यूज़ करते हैं. मतलब कि जो भी ये सीखते हैं वो अपनी पूरी आगे की लाइफ में ये यूज़ कर पाते हैं. Now coming to last topic of this chapter, emotional development. Again it has got star, that means it is important. अगर आप देखें तो इनके इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. हेल्थ, इंटेलेक्चुअल लेवल, एनवायरनमेंट, सोशल रिएक्शंस, इन सब चीज़ों पे. जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा हक जमाते हैं बच्चों में, वो बच्चों में एंग्जाइटी और डर पैदा कर देते हैं. और जो परमिसिव या डेमोक्रेटिक वाले पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों में क्यूरियोसिटी और अफेक्शन पैदा करते हैं. जिन बच्चों का लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो हमेशा फियर और एंग्जाइटी में रहते हैं एज कम्पेयर टू हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे. सो गर्ल्स और बॉयज़ में इमोशनल एक्सप्रेशन अलग अलग होता है. गर्ल्स जो होती हैं ज़्यादातर रोती हैं या फिर टेम्पर आउटबर्स्ट होता है. बॉयज़ में एनॉयंस एंड एंग्जाइटी दिखेगी, वो बहुत मूडी होते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं. ये भी आपको पता है. अगेन जो कॉमन इमोशंस हैं लेट चाइल्डहुड में वो डिफ़र करते हैं अर्ली चाइल्डहुड से. तो टाइप ऑफ सिचुएशंस पे डिपेंड करता है उनका इमोशनल रिएक्शन कैसे होगा और एक्सप्रेशन कैसे होगा. जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उस पर कुछ चेंजेस आ जाते हैं और कुछ उनके इमोशनैलिटी जो है वो सबसाइड होने लगती है. जैसे कि द रोल्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन आर वेल डिफाइंड. फिर ही इज़ रेडी टू आउटलेट अपने पेंट अप इमोशंस को वो खेल के या स्पोर्ट्स में चेंज कर देता है. देन फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग भी लेस हो जाती है जब उनकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होने लगती हैं. तो स्कूल जाने से बच्चों में ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. नाउ कमिंग टू कॉमन इमोशनल पैटर्न्स, क्या क्या होते हैं बच्चों में, आप क्या क्या इमोशनल पैटर्न देखेंगे. अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है: फियर, एंग्जाइटी, एंगर, क्यूरियोसिटी, जॉय, प्लेजर एंड डिलाइट. सो ये 5 कॉमन इमोशनल पैटर्न्स हैं. इनका मैंने कोड बनाया था FAACG. तो इससे मुझे ये वर्ड्स मैं भूलूंगी नहीं इस तरह से. तो आप भी ऐसा कोड वर्ड बना सकते हैं कुछ लर्न करने के लिए. नाउ कमिंग टू फर्स्ट टॉपिक, फियर. फियर मतलब डर, लेकिन जो इनका डर है वो कंसंट्रेटेड होता है फैंसीफुल, सुपरनैचुरल, रिमोट डेंजर्स. मतलब ऐसी चीज़ जो रियल में है ही नहीं, ये उन्होंने कहीं मूवी में देख ली, स्टोरी, कॉमिक, टेलीविजन कहीं सुन ली, उस कैरेक्टर को लेकर ये डरते हैं. इनको डार्क से डर है, इमेजिनरी क्रिएचर्स से डर लगता है, और डेथ्स, इंजरी, एलिमेंट्स, थंडर और लाइटनिंग, इन सब से डरते हैं ये. सो ये जो स्टिमुली है, इनको स्टिमुली कहेंगे. जितने भी डर की चीज़ें बताई हैं ये सब स्टिमुली है. तो इन स्टिमुली से, ये सडन और अनएक्सपेक्टेड स्टिमुली से ये डर जाते हैं. अगेन अगर इनका रेस्पॉन्सेज जो होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस फियर के दिखाते हैं चिल्ड्रन, और ये फियर इनडायरेक्टली भी हो सकता है मोटर डिस्चार्ज से, विड्रॉल से,
इमेजिनरी इल हो जाना। सो ये शाइनेस, एम्ब्रासमेंट, वरी, एंजाइटी, ये फियर से रिलेटेड इमोशन है इनके। सो शाइनेस जो होता है ये ओल्डर बच्चों में दिखाई देगा। और शाइनेस किस तरह से आप चेक करेंगे, ब्लशिंग होगी इनकी, या फिर ये हकलाएंगे, स्टटरिंग मतलब हकलाना, नर्वस मैनरिज्म, नर्वस से लगेंगे, अपने कान कपड़े खींचेंगे, या फिर एक पैर से दूसरे पैर पे शिफ्ट होंगे। सो ये इनके शाइनेस के एक्सप्रेशंस है। नाउ कमिंग टू एंजाइटी। एंजाइटी डेवलप होती है फियर के बाद। पहले डर आता है इनके अंदर, उसके बाद ये फियर वाला इमोशन आता है। तो ये डिपेंड करता है समथिंग जो है ही नहीं उसके ऊपर, उसको ये इमेजिन कर लेते हैं। और ये किसी को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो इनके अंदर एंजाइटी होती है। तो इनकी जो एंजाइटी है वो किस फॉर्म में हमें दिखाई देगी? हमें दिखाई देगी डिप्रेशन, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, रेस्टलेस स्लीप, क्विक एंगर, इंक्रीज सेंसिटिविटी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो एंजाइटी के ये सिम्टम्स है। सो ये बच्चे अनहैप्पी रहेंगे, बहुत इनसिक्योर फील करेंगे। नाउ कमिंग टू एंगर। एंगर जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस्ड इमोशन होता है बच्चों में फियर के कंपैरिजन में। आजकल बच्चों में गुस्सा बहुत देखने के लिए मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे, गुस्सा कैसे करते हैं? अपने जो भी इच्छाएं हैं उसको दिखाना, शो करना कि भाई मुझे तो चाहिए, जिद करना। फिर कोई एक्टिविटी, कोई प्रोग्रेस में चल रही है तो उसको रोक देना, और हमेशा गलतियां ढूंढना हर चीज़ में, या टीज करना, अनफेवरेबल कंपैरिजन करना। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों को गुस्सा आएगा अगर आप कोई भी इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं। तो ये सारा उनका गुस्सा बढ़ा देता है। कंपैरिजन करना, टीज करना, या उनमें गलतियां ढूंढना कॉन्स्टेंटली, या उनकी एक्टिविटीज़ को बीच में रोक देना, या अपनी इच्छा से काम करवाना। सो जो हर्डलॉक थे उन्होंने डिवाइड किया रेस्पॉन्स, जो एंगर का रेस्पॉन्स है उसको दो कैटेगरीज में, इम्पल्सिव एंड इनहिबिटेड। इम्पल्सिव बच्चा वो होगा जो अपने गुस्से को शो करेगा, और जो धीरे धीरे टेम्पर टेंट्रम्स उसके नॉर्मली डिक्रीज हो जाते हैं एज के साथ, लेकिन वो एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा उस बच्चे का। जो इनहिबिटेड रेस्पॉन्सेज होते हैं बच्चों के, वो कंट्रोल में ही रहते हैं, और ऐसे बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं अपने ही अंदर, उस गुस्से को अंदर के अंदर दबा लेते हैं, बाहर नहीं शो करते। और अपने एंगर को कैसे शो करेंगे? दुखी होके, हर्ट महसूस करके, सॉरी फील करके खुद के लिए, और भागने का कि मैं घर से भाग जाऊंगा ऐसा करके कुछ एक्सप्रेशंस देके। क्यूरियोसिटी एक और कैरेक्टरिस्टिक है। क्यूरियोसिटी मतलब हर चीज़ को जानने की इच्छा रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना, हमेशा पेरेंट्स से व्हाट, व्हाई, हाउ ये वाले क्वेश्चंस पूछना। हर एक चीज़, टेलीविज़न से लेके प्लैनेट से लेके, दांत से लेके, इंसान से लेके, कपड़ों से लेके, मेकअप से लेके, हर चीज़ पूछना, वो क्यूरियोसिटी में आता है। तो एक क्वेश्चनिंग एज मानी जाती है इसको। अगर इनको क्वेश्चनिंग, आपको उनके क्वेश्चनिंग से बचना है तो इन्हें बुक्स पकड़ा दीजिए। जितना ये रीड करेंगे इनको हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। सो दिस इज द गुड एज वेयर दे कैन बी मेड टू रीड सेवरल बुक्स। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट सबसेक्शन, जॉय, प्लेजर एंड डिलाइट। ये बच्चे हमेशा, एक जॉय एक प्लीसेंट इमोशन है और ये हमेशा माइल्डर फॉर्म में रहेगा। माइल्डर फॉर्म क्या है जॉय का? प्लेजर, डिलाइट, हैप्पीनेस। तो ये अपने हैप्पीनेस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, और सोशली अप्रूव्ड भी है ये वाला इमोशन। और ये कोई भी बच्चा जो खुश है वो बहुत अच्छे से लोगों से मिलेगा, और कोऑपरेशन और इनको जॉय किस में होता है? जब ये एकेडमिक, स्पोर्ट या किसी कंपटीशन में अचीवमेंट होती है इनकी, तो ये वाला इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड वन ऑल्सो। सो कई बच्चे ट्रीज, बर्ड्स, नेचर को देख के भी खुश होते हैं। सो इनके बहुत चीज़ें हैं, और इनको अगर कोई ऐसे एक्टिविटी कराई जाए जिसमें ये खुश फील करते हैं, तो ये एक जो मैकेनिकल रूटीन इनका बन गया स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, कंपटीशन का, उससे ये छुटकारा भी मिल जाता है इनको। तो ये एक प्लीसेंट इमोशन है, और ये बहुत एसेंशियल है इनके नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। ये सिक्योर फील करते हैं जब इनको हैप्पीनेस फील होती है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो इस तरह का चीज़ें इनमें इनकलकेट करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज जिससे ये प्लेजर फील करते हैं। एक वर्ड इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, इमोशनल टॉलरेंस।
इमोशनल टॉलरेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट टू अनप्लीजेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस, मतलब वो काबिलियत जब हम अनएक्सपेक्टेड एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस को में एडजस्ट हो जाते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत एसेंशियल है इमोशनल बैलेंस के लिए, और बच्चे जो हैं ये इमोशनल टॉलरेंस को इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है अपने एनवायरनमेंट से। सो दिस वाज ऑल अबाउट Unit 2 of Block 2 MPC 002. I hope you like this video and would subscribe my channel. Don't forget to press notification bell. अगली बार फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।